स्टूडेंट्स, कल यानी पिछले लेक्चर में हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, साथ में हमने उसके बाद कुछ क्वाड्रेटिक के बारे में जाना कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है। a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, a लेस देन 0 तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, उसका वर्टेक्स कहाँ है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वो सब जाना। उसी श्रृंखला में कुछ आगे बढ़ते हैं लेकर। तो एक चीज़ और ध्यान रखें, मान लीजिए आपके पास फिर से एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r, और इसी तरह से ax² प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r। ऐसा कब होगा वो देखना है। यहाँ डेफिनेटली a 0 नहीं है, यहाँ पर भी a 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। तो इस केस में ऐसा तब होगा, इस केस में हमारे पास जो पैराबोला है या तो वो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर हो या फिर वो एक्स एक्सिस को टच करके गुजर जाए, दोनों चीज़ें चलेंगी। और इस केस में क्या होगा, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस है, इस केस में क्या होगा, या तो पैराबोला पूरा एक्स एक्सिस के नीचे रहे या फिर वो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करके नीचे आ जाए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, if a is greater than 0 and d is greater than less than equal to 0, और ये कब, if a is less than 0 and d is less than equal to 0, क्योंकि हम समझते हैं कि इस कंडीशन के लिए, इसके लिए क्या है, d less than 0, इसके लिए क्या है, d equal to 0, इसके लिए d equal to 0, इसके लिए d less than 0, और यहाँ a कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ a कैसा है, पॉजिटिव। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रेटिक टू बी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू 0। जो पिछली बार पढ़ा था उसमें यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन था, यानी अगर हम चाहते हैं क्वाड्रेटिक हमेशा सिर्फ 0 से बड़ा रहे, 0 हो ही नहीं कभी, तो फिर यहाँ d लेस देन इक्वल टू 0 नहीं, d लेस देन 0 आएगा। जबकि अगर इक्वालिटी भी पॉसिबल है तो लेस देन इक्वल टू 0, इसी तरह से यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ग्रेडेड एग्जांपल्स करेंगे कुछ, ताकि एक थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो, जो हमने पढ़ा है वो अप्लाई भी करें, ताकि सिर्फ थ्योरी नहीं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम अप्लाई भी करते चलेंगे और देखते रहेंगे। और एग्जांपल्स ग्रेडेड एग्जांपल्स होंगे, धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाएंगे। तो ये दो पॉइंट्स, आई होप ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फिर से हमारे काम आएगा, सपोज आई हैव a cos x प्लस b sin x। तो आपको पहले यहाँ पर मैं रूट ऑफ a² प्लस b² cos x प्लस b अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b² sin x इंटू रूट ऑफ a² plus b². Now this is root of a² plus b² cos of x minus theta लिख सकते हैं, क्योंकि आप a अपॉन रूट ऑफ a² plus b² को cos थीटा और b अपॉन रूट ऑफ a² plus b² को sin थीटा ले लीजिए। और ऐसा लेना संभव है क्योंकि इनका स्क्वायर करके ऐड करने पर आंसर कितना आ रहा है, 1। तो ऑब्वियसली बात है, एक को कॉस और एक को आप साइन ले सकते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में रहेगी, क्योंकि कॉस की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है, चाहे एंगल कुछ भी हो। तो इससे हम ये कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज a cos x प्लस b sin x, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा -√a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b² के बीच में होगी। मैं एक पॉइंट बताता जा रहा हूँ, a cos x प्लस b sin x
की जो रेंज होगी वो होगी माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों नंबर्स के बीच में रहेगा ये नंबर. दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस. तो ये ध्यान रखें, काफ़ी काम आएगा ये पॉइंट. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, if a1 a2 an belong to r positive, ये n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, then रूट ऑफ a1 square a2 square an square by n is greater than equal to a1 plus a2 plus an by n is greater than equal to nth root of a1 a2 son up to an, which is in turn greater than equal to, अब वहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, which is greater than equal to n upon 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus 1 upon an. यानी रूट मीन स्क्वायर इज ग्रेटर दैन द अर्थमेटिक मीन, इज ग्रेटर दैन द ज्योमेट्रिक मीन, इज ग्रेटर दैन द हार्मोनिक मीन. ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कम से कम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन वाली तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और इक्वालिटी कब होल्ड करती है, कहीं पर भी इक्वालिटी तब होल्ड करेगी इफ द नंबर्स आर इक्वल, देन द इक्वालिटी विल होल्ड. तो ध्यान रखें. So AMGM inequality, this is an important inequality, we should be kept in mind. तो ध्यान रखें, कोई भी n पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए रूट मीन स्क्वायर हमेशा अर्थमेटिक मीन से बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन इन टर्न बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से. ये एक तरीके से जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसके लिए हम अस्त्र शस्त्र जमा कर रहे हैं. दीज आर द कैसे कहना चाहिए कि हम इन सब हथियारों के ज़रिए ही प्रॉब्लम्स पर अटैक करेंगे. तो ये छोटे छोटे जो हम बीच में ये आपके तर्कश में बाण डाल रहे हैं, इन सबको अच्छे से समझ लीजिए और इनको समय समय पर हम यूज़ करते रहेंगे. अब फिफ्थ, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r प्लस, and x plus 1 upon x is less than equal to minus 2 for all x belonging to r minus. यहाँ इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इक्वालिटी होल्ड्स इफ x is equal to 1. यानी अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ें तो वो नंबर हमेशा 2 से बड़ा है, और ये AMGM से डायरेक्ट आ जाता है. x plus 1 upon x by 2, x plus 1 upon x by 2 is greater than equal to स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 अपॉन एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 से बढ़ा जाएगा, और यहाँ इक्वालिटी होल्ड्स इफ x इक्वल टू -1. तो मेरे ख्याल से दोनों क्लियर हैं. एक चीज़ और, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका ग्राफ के बारे में बता दूं. ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, and the graph of यहाँ मिलेगा नहीं इस लाइन पे, दैट इज इट. तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 2, ये -1 पर -2, एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. ये ग्राफ ऐसा कैसे आया वो भी समझ लें. ये y इक्वल टू एक्स लाइन इसकी असिम्पटॉट है, ये एक ऑब्लिक असिम्पटॉट है. असिम्पटॉट क्या होती है, एक ऐसी लाइन ग्राफ जिसके ग्राफ से जिसका डिस्टेंस लगातार कम होता जाए लेकिन कभी भी जीरो ना हो, जीरो जाकर कहाँ हो, इन्फिनिटी पर. यानी ये ग्राफ लगातार इस लाइन के साथ साथ चलता जाएगा और लगातार इसकी दूरी इस लाइन से कम होती जाएगी, एंड इट विल इवेंचुअली टेंड टू जीरो at infinity. That is, in a way, this asymptote is a line which is tangent to the curve at infinity.
और ये इस पर असिम्पटोट कैसे, वो भी आप जरा समझ लें। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ये क्वांटिटी क्या होगी, सोच के बताओ। जैसे जैसे एक्स पॉजिटिव सेंस में बढ़ेगा ये क्वांटिटी घटेगी। व्हेन दिस क्वांटिटी डिक्रीजेस तो 1/x का कॉन्ट्रीब्यूशन y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x में लगातार कम होता जाएगा, यानी लगभग y किसके बराबर आता जाएगा, x के बराबर, क्योंकि ये क्वांटिटी तो लगातार जीरो की तरफ टेंड कर रही है। इसका मतलब जैसे जैसे x लार्ज और लार्ज और लार्ज बनाते जाएंगे, ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, इट विल ट्राई टू बिकम y इक्वल टू x। यही कारण है जैसे जैसे x बढ़ता जाता है ये लाइन y इक्वल टू x के साथ साथ चलता जाता है, यानी ट्राइज टू बिकम y इक्वल टू x। सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर फॉलोज व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि जब x माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो ये क्वांटिटी फिर से जीरो की तरफ जाएगी और फिर से y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x क्या बनने की कोशिश करेगा, y इक्वल टू x। तो इसलिए जब x माइनस इन्फिनिटी जाता है तो यहाँ पर लगातार ये जो दूरी है इस ग्राफ की इस लाइन से कम होती जाएगी। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो ध्यान रखें ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अभी हमने y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x के बारे में पढ़ लिया। एक और चीज़ जो अक्सर यूज़ होगी, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर्स बहुत यूज़ होते हैं, बार बार मैथमेटिक्स में यूज़ होते रहते हैं। तो देखो आपको मैं फैक्टराइज करके बता देता हूँ। इसको आप लिखो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या बन गई शुरू की तीन टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है, बार बार यूज होगा, आप पाएंगे सीक्वेंस सीरीज में, फंक्शन में भी बहुत जगह यूज होगा। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है, जरा अच्छे से देख लें। फिर एक हमारे पास है सिम्पसन्स फैक्टराइजेशन, ये बहुत यूज होता है बार बार। ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1, विल फाइंड ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी बहुत जगह ऐसा यूज होगा। तो लेट अस फाइंड आउट हाउ कैन वी फैक्टराइज दिस। तो आप इसमें a कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, b प्लस 1, तो प्लस b प्लस 1 माइनस 1, सो दैट मेक्स इट a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 माइनस 1। तो कई बार हम इसको जब ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस समटाइम्स टू राइट इट इन दिस फॉर्म। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी ध्यान रखें, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, a, क्या बचेगा b माइनस 1 माइनस b प्लस 1 माइनस 1, सो a माइनस 1 b माइनस 1 माइनस 1। ये दोनों फैक्टराइजेशन भी कई बार यूज होते हैं, तो रिमेंबर दीज टू ऑल्सो, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसी तरह से समय आएगा यूज़ करेंगे तब आपसे पूछेंगे क्या तुम्हें याद है जो हमने पहले पढ़ा था। ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स अब दिमाग में बैठा लें, एक एक पॉइंट। फिर एक और important point, if f is increasing in I equal to a to b,
then x1 greater than x2 implies by f of x1 is greater than f of x2 for all x1 comma x2 belonging to I। तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर f इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू पर आंसर बड़ा आएगा। तो अगर x1 x2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात fx1 भी fx2 से बड़ा होगा, और इसी तरह से अगर f इंक्रीजिंग और fx1 fx2 से बड़ा है तो निश्चित रूप से x1 भी x2 से बड़ा होगा, वाइस वर्सा कंडीशन है। इसी तरीके से सिमिलरली इफ f इज डिक्रीजिंग then x1 greater than x2 implies by f of x1 is less than f of x2 for all x1 comma x2 belonging to I। यानी यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इस बात को आप कैसे याद रखें, अगर हम किसी इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन लगाएं मतलब अभी x1 ग्रेटर देन x2 लिखा है, हमने दोनों साइड f लगा दिया, दोनों साइड f से ऑपरेट कर दिया। सो अगर हम किसी कोई इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों साइड लगाएं या फिर हटाएं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अगर आप किसी इनइक्वालिटी में अगर डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं दोनों साइड पर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ क्या हो गया लेस देन, यहाँ लेस देन था, यहाँ क्या हो गया ग्रेटर देन। तो वंस यू अप्लाई f the sign of inequality changes, if you remove f the sign of inequality again changes। तो remember one thing कि किसी भी इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों साइड लगाने पर या हटाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, प्रोवाइडेड जो वो दो नंबर्स हैं वो उसके इंक्रीजिंग डोमेन या फिर डिक्रीजिंग डोमेन में आने चाहिए, उसी अनुसार चीज़ें होंगी। अगर इंक्रीजिंग है और x1 x2 उसके इंक्रीजिंग डोमेन के अंदर है, जहाँ x1 x2 से बड़ा है तो fx1 तो इंक्रीजिंग फंक्शन लगा दो, साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि अगर वो डिक्रीजिंग में है, डोमेन के अंदर है उसकी, तो दोनों साइड f लगाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। एक चीज और, 1 upon something tending to infinity will tend to 0, प्लस या माइनस infinity tends to 0, this is tending to infinity, प्लस या माइनस। इसी तरह से 1 upon 0 प्लस tends to infinity, 1 upon 0 माइनस tends to minus infinity। 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, यानी इट इज समथिंग टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। यानी अगर ये 0 है और आप 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सी साइड से, राइट साइड से, 0.1, 0.01, 0.001, 0.00001, तो जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ेंगे तो आप पाएंगे 1 अपॉन, अगर नीचे एक ऐसा नंबर लिखा है जो 0 से तो थोड़ा बड़ा है लेकिन लगातार 0 की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका 1 अपॉन यानी उसके रेसिप्रोकल का जो वैल्यू है वो लगातार किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी। एंड इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस, अगर आप 1 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है 10, 0.01 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100, 0.001 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1000। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे वाली क्वांटिटी को लगातार 0 की तरफ मूव करते हैं तो आंसर बड़ा होता जाता है। यानी जैसे जैसे आप 0 की तरफ मूव करेंगे, कौन सी साइड से, पॉजिटिव साइड से, तो वैल्यू विल टेंड टू इन्फिनिटी। सिमिलरली इफ यू टेंड टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, the value will tend to minus infinity. This is again a common experience. 1 upon minus 0.1 will be minus 10. 1 upon minus 0.01 will be minus 100. So similarly you go on decreasing the denominator and tend it to increasing, I should say, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं नेगेटिव साइड से तो ये वैल्यू लगातार माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है। तो रिमेंबर दिस, दीज टू थिंग्स। चलिए आपसे एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पूछते हैं। बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम है।
जिनके आप आराम से जवाब दे सकते हैं। अगर x 2 से 3 है क्लोज इंटरवल में, देन 2x plus 3 belongs to 1 upon x belongs to 3 minus 2x belongs to which is bigger? चलिए ये आंसर करें पहले आप। दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे बिल्कुल आपसे। अब थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम पूछते हैं, थोड़ा सा अच्छा। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे तो रॉकेट बना देंगे। पहले वाले का जवाब तो मैक्सिमम जनता सही दे देगी, मैक्सिमम। और लगेगा क्या ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल, फर्स्ट तो बिल्कुल आसान है, और आप ना दे पाओ तो सिल्लू पर पानी में डूब मरो, इतना आसान है। सेकंड में आएगी जो आएगी दिक्कत। 2 मिनट देता हूँ, करो ट्राई आप दोनों, सब सारे पार्ट। तो चलिए पहला वाला पार्ट देखते हैं। x 2 से 3 है, पूछा क्या था 2x प्लस 3 कहाँ से कहाँ तक होगा। 2x प्लस 3, 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 से 6, उसमें क्या जोड़ देंगे 3, 4 से 6 में 3 जोड़ा तो 7 से 9। So that will be the range of 2x plus 3. x है 2 से 3, तो 1 upon x, very easy to answer, 1 by 3 से 1 by 2। अब 3 minus 2x, देखो इसको क्या करना है, 2x कहाँ से कहाँ तक आएगा, 2x आएगा 4 से 6, और पूछा क्या है फिर आपसे 3 minus 2x पूछा है, तो 3 minus 4 that will give you minus 1, and 3 minus 6, 3 minus 6 will give you minus 3। तो ये कहाँ से कहाँ तक आ गया, -3 से -1। विच इज बिगर, sin 2 sin 3। अब आप ये सोचोगे sin 2 sin 3 में 2 से 3 कौन सी क्वाड्रेंट आती है, 2 से 3 इट कम्स आउट एज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, डिक्रीजिंग, नीचे आता है पाई बाई 2 के बाद, तो नीचे आता तो बड़े पर 2 इज साइन इज डिक्रीजिंग, साइन डिक्रीजिंग है। अगर साइन डिक्रीजिंग है 2 से 3 के बीच में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अगर आप देखो तो ग्राफ ऐसा था, साइन का ग्राफ ये पाई बाई 2, इसके बाद ग्राफ नीचे आता है, तो ऑब्वियसली बात है साइन डिक्रीजिंग है तो बड़े पर वैल्यू छोटी और छोटे पर वैल्यू बड़ी, तो साइन 2 इज बिगर देन साइन 3। अब बात करें कॉस की, कॉस 2 से 3, कॉस का ग्राफ अगर आप देखोगे तो कॉस का ग्राफ भी लगातार डिक्रीज करता है, ये पाई बाई 2 है, इट डिक्रीजेस, तो इसलिए 2 इज ग्रेटर देन कॉस 2 इज ग्रेटर देन कॉस 3, क्योंकि बताया
कि छोटे पर वैल्यू बड़ी और बड़े पर वैल्यू छोटी आएगी। सो आई थिंक फर्स्ट वॉज वेरी फाइन। सेकेंड करें, 2 मिनट फिर देता हूँ सेकेंड के लिए। सेकेंड में फंसोगे बेटा थोड़ा सा, अगर फंसे तो। फर्स्ट पार्ट तो हो गया होगा फटाफट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आई थिंक सबने कर लिया होगा। 2x प्लस 3 की रेंज पूछी है, तो 2x प्लस 3, 2x होगा -2 से 8, 3 ऐड करेंगे, ये था -2 से 8, तो 3 ऐड किया तो 1 से लेकर 11। फर्स्ट सबका ठीक हो गया होगा, बिल्कुल। 1/x, इसमें कई लोगों ने आंसर दिया होगा -1 से लेकर 1/4, दैट इज टोटली रॉन्ग। -1 से 1/4 नहीं होगा, यही इंपॉर्टेंट बात बतानी है यहाँ पर, मेरी बातों को ध्यान से सुने। जब भी आपके पास -1 से 4 बीच में क्या है 0, तो आप इसको क्या करें स्प्लिट कर लें, -1 से 0 यूनियन 0 से 4, जब भी 0 बीच में आए स्प्लिट इट इनटू 2। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो 1/x कहाँ आएगा इस केस में? इस केस में 1/x आएगा, देखो ये 0 से इधर वाले नंबर, 0 से यहाँ इधर, -1 से 0 के बीच में 0 से बड़े नंबर आएंगे, 0 से छोटे नंबर आएंगे, 0 से छोटे नंबर आएंगे, यानी क्या आएगा 1/0 माइनस, और 1/0 माइनस क्या होता है -∞। तो इधर इसका रेसिप्रोकल तो -∞ की तरफ टेंड करेगा। -1 का रेसिप्रोकल -1, ये आया यूनियन। अब मुझे बताएं 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/4, और यहाँ पर 0 से बड़े नंबर आएंगे कि 0 से छोटे नंबर आएंगे, 0 से बड़े नंबर आएंगे, 0 से बड़े नंबर, 0 से थोड़े से बड़े नंबर भी इसके अंदर आएंगे, देन 1/0 प्लस विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये -∞ से -1 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। 0 डेफिनेटली 0 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, तो हम 0 तो लेंगे ही नहीं, यहाँ लेंगे 0 से थोड़ा सा आगे, यहाँ लेंगे 0 से थोड़ा सा पीछे। तो हमें यहाँ ये समझने वाली बात है कि जब हम 0 से थोड़ा सा आगे लेते हैं तो वैल्यू कहाँ जाती है इन्फिनिटी, यहाँ हम 0 से थोड़ा सा पीछे लेते हैं तो वैल्यू कहाँ जाती है -∞। तो इसलिए यहाँ अगर x इसको बिलोंग करता है तो 1/x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। सो दैट इज द आंसर टू द सेकेंड प्रॉब्लम। अब x², अगर x² में आपका आंसर आया 1 से 16 तो वो भी गलत है। यहां पर लोग फिर से क्या मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। फिर से ध्यान रखें -1 और 4 के बीच में क्या आ रहा है 0, तो जब भी 0 बीच में, इसको फिर से हमने 2 में स्प्लिट कर लिया। तो अगर मैं x² की बात करूं तो यहाँ x² कहां से कहां तक आएगा 0 से लेकर 1 तक, और यहाँ x² कहां से कहां तक आएगा 0 से लेकर 16 तक, यानी कुल मिलाकर इसमें आंसर क्या आ गया
0 से 16, क्योंकि 0 से 1 इसी के अंदर कंटेंट है, तो उसमें मैक्सिमम लोग ये गलती करेंगे, लोग लिख देंगे 1 से 16, बट द आंसर विल बी फ्रॉम 0 टू 16। माइंड यू ये सब फालतू चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें काम आएंगी रेंज फाइंड करने में। जब तक आपको इस चीज़ का ढंग से आइडिया नहीं होगा, आप रेंज फाइंड नहीं कर पाएंगे फंक्शन की। इसी तरीके से 1/2x-3, तो पहले तो 2x-3 देख लें कहाँ से कहाँ तक था। 2x-3 विल बिलोंग टू, ये कितना होगा, -2, 8, और 3 माइनस करेंगे तो -5 से 5। अब हमें चाहिए, अब हम इसको 0 बीच में आ रहा है, -5 से 0 ब्रेक कर देते हैं, यूनियन 0 से 5 ब्रेक कर देते हैं। अब मुझे चाहिए 1/2x-3 का रेंज। तो आप देखो यहाँ पर इस केस में, अब आप खुद बताओ, बोलो बोलो, खुद सोचो, फटाफट बताओ। यहाँ 0 से थोड़े छोटे नंबर आएंगे, तो -∞ से -1/5 यूनियन 1/5 से infinity. So that is the answer for the third part, 2x-3, ये रहा आंसर उसका। तो बहुत ही मतलब सिंपल, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता, इतना हलवा प्रॉब्लम है सारे के सारे कि बस सिर्फ देख और कर लो। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है इन सब प्रॉब्लम्स में, तो इतने ट्रिवियल भी नहीं है, क्योंकि ट्रिवियल होता तो सबका आंसर सही आता, लेकिन सबका आंसर सही नहीं आया। एक बार अच्छे से देख लें। फिर एक क्वेश्चन और, फाइंड द सम ऑफ possible positive integral values of 1/a for which function f defined by fx equal to root of x square minus x plus 4a square has domain R. Find the sum of possible positive integral values of 1/a for which the function defined by this has domain R. ये करें, 2 मिनट, फिर से 2 मिनट देता हूँ, बहुत सिंपल सवाल है।
आई होप हो गया होगा अब तक तो. व्हाट इज योर आंसर? आई थिंक इट शुड बी शायद 10 होना चाहिए जहाँ तक. लेट अस सी. हम चाहते हैं इसका डोमेन क्या होना चाहिए? पूरा R, यानी ये पूरे x पर डिफाइन होना चाहिए. डिफाइन कब होगा? f इज डिफाइंड इफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन R. और ऐसा कब होगा? दिस इम्प्लाइज इसका d, a तो भैया पहले ही पॉजिटिव है, d शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 16 a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0. इसको मैं लिख सकता हूँ 16 a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फैक्टर हो गए 4a माइनस 1, 4a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन बनाएंगे. ये 0 कहाँ पर होता है? 1/4 पर. ये 0 कहाँ है? माइनस 1/4 पर. एक्सट्रीम राइट में लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, और हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो पॉजिटिव रीजन आंसर होगा, यानी कि a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/4 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ये मेथड आपको पता होगा. क्या करते हैं, किसी भी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी या पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइज करें, और जहाँ जहाँ वो फैक्टर जीरो बन रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स जहाँ जहाँ जीरो बन रहे हैं, वहाँ उनके जीरोस नंबर लाइन पे लिख लें. और नंबर लाइन पे लिखने के बाद आप पाएंगे नंबर लाइन के कुछ पीसीज हो जाएंगे. राइट पीस पर, सबसे राइट पीस पर लगाएंगे प्लस, एक्सट्रीम राइट पर प्लस, फिर ऑल्टरनेटली माइनस प्लस लगाते चले जाएंगे. ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव रीजन चुनेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए नेगेटिव रीजन. फिर से बोल दूं, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज होंगी उन्हें हम फैक्टराइज करेंगे लीनियर फैक्टर्स में. लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करने के बाद जो जीरोज आएंगे उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. प्लॉट करने के बाद एक्सट्रीम राइट पोर्शन पे प्लस, फिर ऑल्टरनेटली माइनस प्लस लगाते जाएंगे. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में पॉजिटिव रीजन, लेस देन 0 के लिए नेगेटिव रीजन लेते हैं. तो ये आ गया. हाँ मुझे बताएं 1/a कहाँ होगा? 1/a, 0 तो बीच में कहीं नहीं आ रहा, तो 1/a विल बी फ्रॉम -4 से 0 यूनियन 0 से, सॉरी 0 पर फिर से ओपन 4. यहाँ हमने कौन सा फैक्ट यूज़ किया? 1/- इन्फिनिटी किया. 1/∞ तो 0 हो गया, और 1/, ये -4, ये 4. और पूछा क्या था? सम ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज. तो देयरफॉर s पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या होंगी? 1 + 2 + 3 + 4. सो इट विल बी 10. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. तो बस हमने यहाँ पर कौन सा फैक्ट यूज़ किया? क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल टू 0 कब रह सकता है पूरे R पर? जब उसका d लेस देन इक्वल टू 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो. नेक्स्ट, let f be a polynomial function of x satisfying fx into fy is equal to fx plus fy plus f of xy minus 2 for all xy belonging to R.
if f2 is equal to 5, then f5 is चलिए करके देखें। याद करें हमने पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था। इफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन सैटिस्फाइज अ रिलेशन ऑफ दिस टाइप, फलाना ढिमकाना जो भी था वही देखें, कुछ सोचें उसी लाइन पर। और एक चीज़ और, ये जो रिलेशन लिखा है ये हर x और हर y के लिए ट्रू है, यानी आप जो चाहें y को पुट कर लें, आप जो चाहें x को पुट कर लें, और टोटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। डेफिनेटली इस पार्ट को देखकर कुछ कुछ होना चाहिए। इसकी सूरत fx इंटू एफ ऑफ 1/x, fx प्लस एफ ऑफ 1/x से मिलती जुलती है, प्रोवाइडेड y की जगह पर क्या आ जाए 1/x। तो हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 1/x, क्योंकि हम x और y को यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, तो वी गेट fx इंटू एफ ऑफ 1/x। और ये कहाँ से समझ में आ रहा है, इतने फॉर्मेट को देखकर ये हिंट लग रहा है, प्लस एफ ऑफ 1/x प्लस f1 माइनस 2। अब काम तो बन गया था, लेकिन ये क्वांटिटी आ गई, इसका कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा। ये क्या है, तो एक काम और करते हैं, f1 की वैल्यू निकालने के लिए x और y को 1 रख देते हैं। अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादातर x और y को दोनों को 1 रख दो, दोनों को 0 रख दो, मोस्टली यही करते हैं। तो आपने पहले 1 रखा, तो आपके पास क्या आया, f स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2f1 3f1 रादर माइनस 2। तो f1 माइनस 3f1 प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए f1 माइनस 2, f1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर धर्म संकट है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास आया f1 या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अगर f1 2 हो गया तो मजे आ गए हमारे, तो f1 माइनस 2 ये तो ख़त्म, और फिर ये अपना वो जाना पहचाना बात। लेकिन अगर f1 1 हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि f1 इन दोनों में से क्या है। तो लेट अस सी f1 इन दोनों में से क्या है। ये कैसे हम पता लगाएंगे कि f1 1 है या फिर 2 है। तो ये हम तो चाहते हैं कि f1 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर f1 1 है तो देखते हैं क्या दिक्कत आती है। तो अगर मैं f1 1 है ये जानते हुए मैं यहाँ, अगर f1 1 है, क्योंकि हम क्या रूल आउट करना चाहते हैं कि f1 शायद 1 ना हो, तो पता लगाते हैं अगर f1 1 है तो क्या कुछ ऐसा घटना घटती है जो नहीं घटनी चाहिए। तो इफ f1 इक्वल टू 1, आप इसमें x को 1 रख दें। जब आप x को 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा fy इंटू f1, और f1 कितना है 1, इज इक्वल टू 1 प्लस fy, फिर प्लस fy माइनस 2। तो fy कट गया, fy इक्वल टू 1 आ गया फॉर ऑल y, यानी fy की वैल्यू हमेशा 1 हो गई, यानी y को कुछ भी पुट करो आंसर हमेशा 1 आएगा। लेकिन 2 पर तो आंसर कितना आ रहा है 5, इसका मतलब ये संभव नहीं है।
क्योंकि y की हर वैल्यू पर f का वैल्यू फिर कितना आ जाएगा 1, यानी अगर f1 1 हुआ तो f फंक्शन हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा और fx हमेशा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी f की वैल्यू हमेशा हर पॉइंट पर 1 आएगी। लेकिन ये तो सही नहीं है क्योंकि f2 कितना दे रखा है हमको 5, इसका मतलब fy 1 होगा, ये बात गलत है, इसलिए f1 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब f1 की वैल्यू पक्का 2 ही होगी, यानी जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ, इसलिए fx इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू fx प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब fx हो गया, हमने पढ़ा था इसको सेटिस्फाई करने वाले दुनिया में सिर्फ 2 ही पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो f2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 5। अब तो गधे से गधे को दिखाई देता कि भाई n2 होना चाहिए और पॉजिटिव साइन होना चाहिए, यानी fx क्या बन गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी पूछ ली आपसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, 2 4 5, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है, यू हैव बीन आस्क्ड द वैल्यू ऑफ f3 पूछा था यार मैंने, यहाँ पर 5 लिखा है, यू आर आस्क्ड अबाउट f3, तो हार्डली मैटर्स 5 पूछा और 3 पूछा, तो f3 कितना हो जाएगा f3 विल बी इक्वल टू 10, सो द आंसर वुड बी A। तो एक बार देखें अच्छे से कैसे किया, क्या किया है। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इस पार्ट को देखकर हिंट लगा कि भाई y को अगर मैं 1 अपॉन एक्स रख दूँ तो ये वही फॉर्मेट बन जाएगा जो हमने पढ़ा है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये जो हमने पढ़ा है। तो इसलिए मैंने y को 1 अपॉन एक्स रखा, लेकिन फिर वहाँ ये टांग इसने अड़ा दी, फिर इसका हमने इलाज किया, ये देखा कि भाई f1 इक्वल टू 2 है कि नहीं है, लेकिन जब हमने x और y को 1 रखा f1 की 2 वैल्यू आ गई 1 और 2। अब यहाँ फिर पंगा हुआ कि या तो 1 होगा या 2 होगा, तो हम चाहते हैं कि 2 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो देखते हैं कि f1 1 हो सकता है, लेकिन जब f1 1 रखा तो एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है हमको, इसका मतलब f1 1 नहीं हो सकता, तो f1 की वैल्यू 2 हो गई एंड देन दिस। तो जो भी हमने पढ़ा है हर पॉइंट यूज होगा कहीं ना कहीं। प्लस 16 ये पूरे R पर डिफाइंड है। Then find number of possible ordered pairs A comma B where ये आप घर में ट्राई कर लेना,
अगली बार जब मिलेंगे तो इसका आंसर बताएंगे, आप ट्राई करना। बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम भी हमने किया, लेकिन वहाँ एक सिर्फ एक क्वाड्रेटिक था, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये डिफाइंड है पूरे आर पर, यानी पूरे आर पर ये रूट एग्जिस्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, जहाँ ए और बी दोनों इंटीजर हैं। एक क्वेश्चन और, लेट अ पॉलिनोमियल px when divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3 leave remainder of 4, 5, 6 respectively. If px is divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3 and remainder is Rx, find R100. चलिए एक ये छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। पी एक्स को अगर मैंने डिवाइड किया x माइनस 1 से, x माइनस 2 से या फिर x माइनस 3 से, तो हर केस में रिमाइंडर्स दिए हैं। जब हम तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करें तो बताइए पी एक्स क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। कुछ ये है डिवाइज़र, डिवाइज़र कितने डिग्री का है, 3 डिग्री, और बचपन में हमने पढ़ा था जितने डिग्री का डिवाइज़र और रिमाइंडर उससे हमेशा कम डिग्री का बचता है। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा, एक क्वाड्रेटिक लिख देते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक, ये डिग्री 2 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 0 का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ए नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर है यही आर एक्स है, और हमें क्या फाइंड करना है, आर ऑफ 100। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर मैं इसे x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है 4। तो एक चीज़ और देखो यहाँ छोटा सा, कि अगर मैं px को डिवाइड करता हूँ x माइनस 1 से, तो कुछ क्वेश्चन आएगा, मान लो मैं कह देता हूँ अल्फा x, और रिमाइंडर क्या बच रहा है 4। कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जब हम इसे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x माइनस 1 इंटू अल्फा एक्स प्लस 4, तो आप मुझे बताओ p1 कितना होगा। अगर, क्योंकि मैं x को इसमें अगर 1 डाल दूँ तो p1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, क्लास 9th। तो p1 इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसी तरीके से सिमिलरली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p2। इसी तरह मैं लिखूंगा x माइनस 2 इंटू बीटा एक्स प्लस 5 लिखूंगा, तो p2 कितना आ जाएगा, 5, एंड p3 विल बी 6। तो आई एम इक्विप्ड विथ 3 इंफॉर्मेशन, p1 4 है, p2 5 है, p3 6 है, और मुझे क्या फाइंड करना है, rx। rx में कितने अननोन्स लगे हैं, 3, a b और c। अब a b और c फाइंड करने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए, 3 कंडीशन, वो तीनों कंडीशन हमारे पास है। और उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि ये 4, 5, 2 और 6, p2 5 कैसे और p3 6 कैसे आया। अब आप क्या करें, इस 1 में, इन 1 पुट x इक्वल टू 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार 3, तो जैसे ही आप 1 रखेंगे उधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, p1 कितना है, 4, फिर 2 रखेंगे तो आएगा 4a प्लस 2b प्लस सी, वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5।
फिर 3 रखेंगे 9a प्लस 3b प्लस c एंड दैट विल बी 6। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3a प्लस b इक्वल टू 1। इन दोनों को माइनस करेंगे 5a प्लस b इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू क्या आ गया 0, b 1 और c अपने पास आ गया 3 यहाँ रख के। तो इसका मतलब Rx क्या बन गया, Rx विल बी x प्लस 3 दैट इज द रिमाइंडर। आपसे पूछा क्या गया R100, तो R100 कितना हो गया 103 आंसर। सिंपल सा प्रॉब्लम था, लेकिन हाँ थोड़ा आइडिया होना इम्पॉर्टेंट है कि आपने इसे x-1 से डिवाइड किया तो आपके से रिमाइंडर 4 आया, x-2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया, x-3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आया। तो based upon that we find out the remainder when it is divided by their product. That is how we can proceed. ये समझ में आया होगा बिल्कुल। यहाँ इंपॉर्टेंट आइडिया बस ये है, पहले P of 1 4 होगा, P of 2 5 होगा, P of 3 6 होगा। ये बात समझ में आ गई कैसे लिखा, P of x इज इक्वल टू x-1 इंटू अल्फा एक्स प्लस 4। ये चीज़ हम रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ते हैं, क्लास 9th में शायद याद हो आपको, कि किसी भी पॉलिनोमियल Px को अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कैसे मिलता है P of a। ये 9th क्लास में पढ़ा था आप सबने, दोबारा बोल देता हूँ कि किसी पॉलिनोमियल Px को अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कैसे मिलता है P of a, यानी P के अंदर क्या रख दो a। वही बात यहाँ पर भी निकल के सामने आ रही है कि x-1 से डिवाइड किया जब Px को तो रिमाइंडर क्या होगा P of 1, तो P of 1 शुड बी इक्वल टू 4। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से समझ सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम समझ में नहीं आता तो आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो दैट इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ इट। तो अभी हमने पिछले टर्न पर जो पढ़ा था दैट वाज पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन में फिर हम आगे कुछ पॉइंट्स लिखे थे, आज भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे। तो हम आगे बढ़ते हैं विद algebraic function. So now let us see, next is algebraic function. अब algebraic functions क्या होते हैं, ऐसे functions जिनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो पॉलिनोमियल्स, यानी ऐसे फंक्शन जो पॉलिनोमियल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड रेडिकल लेकर मिले, ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। यानी एक तरीके से उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है पॉलिनोमियल्स, और उनको पॉलिनोमियल्स को जोड़ा कैसे जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रूट रेडिकल्स लेकर हम उन्हें जोड़ सकते हैं और नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के बाद आएगा वो फंक्शन क्या कहलाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ध्यान रखें एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस formed by addition, subtraction, division, multiplication, or taking radicals starting with polynomials. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए हम लिख दें क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/रूट एक्स प्लस एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। क्यों, ये पॉलिनोमियल्स को लेकर कंस्ट्रक्ट करके बना है, यानी इसमें चारों तरफ जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है पॉलिनोमियल्स है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक पॉलिनोमियल होगा और वो रूट प्लस माइनस
ऐड सब्ट्रैक्ट करके बनेंगे पॉलिनोमियल्स के साथ में। तो क्या हम ये कह सकते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन? बिल्कुल, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक, बट एवरी एल्जेब्रिक फंक्शन इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट कम्स rational functions. Rational function is an algebraic function. It is an algebraic function of form fx upon gx, where f and g are polynomials in x. यानी रैशनल फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन है जो सिर्फ डिवीजन से मिलता है। यानी यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ यूज होती है? डिवीजन। एल्जेब्रिक फंक्शन में कुछ भी यूज हो सकता है, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, रूट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो पॉलिनोमियल्स को अगर आप डिवाइड कर दे, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो पॉलिनोमियल ना हो, और पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन। तो ध्यान रखें, रैशनल फंक्शन सिर्फ डेफिनेशन है कि रैशनल फंक्शन क्या है और एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है। फिर अब अगर मैं एक तरीके से क्लासिफिकेशन करूं तो फंक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है एल्जेब्राइक फंक्शंस, जिसमें आपके पास आ गए पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर इसमें आ गए रैशनल फंक्शंस, फिर इसमें आ गए इर्रेशनल फंक्शंस, और फिर दूसरा हम कर लिख सकते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, जो एल्जेब्रिक नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये सब मेनली फंक्शन है जो इसमें यूज़ होते हैं। फिर एक हम कह सकते हैं, हाँ एक और लिख देता हूँ, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर एक पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस या नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। इसमें आपके पास आता है मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर सिग्नम फंक्शन। ये सब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। क्यों? ये पूरी रियल लाइन पर एक ही डेफिनेशन से डिफाइन नहीं होते। जैसे कि अगर मैं मॉड एक्स देखूं, अगर एक्स जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आंसर विल बी एक्स, लेकिन अगर एक्स लेस देन जीरो तो आंसर विल बी माइनस एक्स। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं जो पूरी अपनी डोमेन में एक ही डेफिनेशन से डिफाइंड नहीं होते, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फॉर्मूला या अलग अलग रूल को ओबे करते हैं, ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, क्योंकि ये पीसेस में डिफाइंड होते हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस। तो देखिए हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हमारा अगला टारगेट ये है, इसमें भी हम ये थोड़ा डोमेन रेंज हमने इसका जान लिया, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वगैरह ये देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पीसवाइज डिफाइंड फंक्शंस या नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं इनको, ध्यान रखें, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस।
तो पहले हम देखते हैं अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। इसमें शर्त क्या है? ए ग्रेटर दैन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए क्या है? 0 से बड़ा है। अब सवाल दिमाग में ज़रूर उठता है कि ए 0 से बड़ा ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 से बड़ा नहीं हुआ तो ये पूरी रियल लाइन पर डिफाइन नहीं होगा। और डेफिनेटली ये जो फंक्शन बनाया गया है, डिफाइन किया गया है, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है ताकि ये पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड हो। इस तरह से इसको बनाया गया, तो इसलिए ए का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ए नेगेटिव हो गया और ऊपर पावर हाफ हो गई तो आंसर आयोटा माइनस आयोटा जैसा कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन उस इनपुट पर काम नहीं करेगा, तो इसकी डोमेन में फिर हाफ नहीं आएगा। और भी बहुत सारे नंबर हैं जो नहीं आएंगे, इसलिए हमने ए को कैसा ले लिया? पॉजिटिव। और ए क्या नहीं होना चाहिए? 1। अब सवाल उठता है 1 पर क्या दिक्कत है? अगर 1 ले लिया तो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, जो कि हम पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। इसलिए ए 1 नहीं होना चाहिए। एक्स पूरा रियल कुछ भी हो सकता है। अब दो बातें हैं, ए अगर 0 से 1 है, 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो केस 1, अगर ए 1 से बड़ा हो तो इस केस में अगर ए 1 से बड़ा है तो आप देखें एफ एक्स, एग्जाम्पल के तौर पर आप सोच लें एफ एक्स इज इक्वल टू, ए को 2 ले लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। 0 पर वैल्यू 1 आएगी और फिर उसके बाद वैल्यू बढ़ती जाएगी। और दिस विल बी इट। तो फिर से ये लाइन क्या हो गई? असिम्पटोट। और ये वैल्यू क्या है? 1। और ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a टू द पावर x। इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ से एक बात क्लियर है कि a की पावर इन्फिनिटी विल टेंड टू इन्फिनिटी, a टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विल टेंड टू 0। वाई 0? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी इधर मिलेगा, तो जैसे जैसे हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे ये इस लाइन के पास आता जाएगा। तो 1/a की पावर माइनस इन्फिनिटी विल टेंड टू 0। ये बात अगर समझ में नहीं आती तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, a की पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/a की पावर इन्फिनिटी एंड दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस विल टेंड टू 0। ऐसे सोच सकते हैं। फिर केस 2, अगर a 0 से 1 के बीच में हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर x पर बात कर रहे हैं। अगर a 0 से, अच्छा मुझे पहले इसका डोमेन भी बता दो। डोमेन तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि r बनाने के लिए ही a ग्रेटर देन 0 लिया गया है। और रेंज क्या होगी इसकी? 0 पर ओपन से इन्फिनिटी, दैट इज द रेंज। अब a टू द पावर x की बात करते हैं। जब a 0 से 1 के बीच में है तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर सोच सकते हैं 1/2 की पावर x। दैट इज हाउ यू कैन थिंक ऑफ। 0 पर वैल्यू 1 जाएगी और जैसे जैसे आप पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि 2 रखने पर 1/4 0.25, 3 रखने पर 1/8 0.125 और छोटा हो गया, तो लगातार वैल्यू कम होती जाएगी। माइनस इन्फिनिटी में उल्टा होगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग है, बिकॉज द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि a टू द पावर इन्फिनिटी टेंड्स टू 0 एंड a टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी। कब? अगर a 0 से 1 के बीच में हो। तो ध्यान रखें।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है y इज इक्वल टू ई की पावर x, ई की वैल्यू लगभग 2.72 होती है लगभग, और क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो ग्राफ सर्टेनली इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा. So that is the graph of y is equal to e की पावर x. और अगर मैं ग्राफ बनाऊँ y is equal to 2 की पावर x का, तो ग्राफ कैसा बनेगा? That would be the graph of y equal to 2 की पावर x. आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों बना? क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा तो e की पावर x में जो इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी बिगर, बिकॉज वो 2 की पावर x है, सॉरी 2.7 की पावर x है लगभग, और ये 2 की पावर x है. तो जैसे जैसे x बढ़ेगा तो इंक्रीमेंट हमेशा किस में ज़्यादा होगा? इसकी वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, e की पावर x की वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी. और अगर मैं 3 की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा, द ग्राफ विल बी ऑफ दिस सॉर्ट, क्योंकि 3 की पावर x अब e की पावर x से भी बड़ा हो गया. और डिक्रीमेंट की बात करें तो आप समझ सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, अगर मैं 3 की पावर -2, 2 की पावर -2 और e की पावर -2 पर बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट देम, तो आप समझ सकते हैं 3 की पावर -2 सबसे छोटा होगा क्योंकि ये 1/9 होगा, ये इस ऑर्डर में होगा. यानी जब बात डिक्रीज की आती है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की आती है, विच डिक्रीजेस फास्टेस्ट, 3 to the power x विल डिक्रीज. अगर 4 की पावर x है तो उसमें और तेजी से डिक्रीमेंट होगा, वो इस येलो ग्राफ के भी नीचे आएगा. तो आई होप ये क्लियर हो गया. तो ये ध्यान रखें, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक चीज और, डोंट कंफ्यूज exponential function with power function. fx इक्वल टू x की पावर n. यहाँ देखें, यहाँ क्या है, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, जबकि एक्सपोनेंशियल में बेस कांस्टेंट होता है, पावर वेरिएबल होती है. तो डोंट कंफ्यूज इट विद दिस फंक्शन. यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं एक और बना दूँ, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ये भी बहुत यूज होता है, पावर फंक्शन एक्स क्यूब. तो ध्यान रखें, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब. ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स क्यूब, जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे ये वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, जैसी पॉजिटिव में ऊपर आएगी वैसी नेगेटिव में नीचे आएगी. 2 पर 8, -2 पर -8, तो जितनी तेज़ी से ऊपर बढ़ता है उतनी तेज़ी से ये नीचे भी आता है. और यहाँ ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट है हम इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अभी तो सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है. ऐसा पॉइंट जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हो ग्राफ की. तो यहाँ पर ग्राफ आप देखें कॉन्केव अप है, और यहाँ ग्राफ कैसा है, कॉन्केव डाउन है. तो जहाँ पर कॉन्केविटी चेंज होती है, यहाँ बल्जिंग आउट, यहाँ भी बल्जिंग आउट, लेकिन यहाँ कॉन्वेक्स या कॉन्केव अप और यहाँ कॉन्केव डाउन. तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ कॉन्केविटी, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग चेंज हो. एक्स क्यूब, इसकी रेंज क्या होगी? अगर मैं आपसे रेंज पूछूँ तो इसकी रेंज होगी पूरा r. कैसे? हमने पढ़ा था, और डिग्री पॉलिनोमियल है, और डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा पूरी r होती है. सो दैट इज हाउ वी कैन से द रेंज इज r. सो दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब होमवर्क के बारे में मैं आपको बता दूं. एक तो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया छोटा सा, एक ही प्रॉब्लम दिया है यहाँ पर. अब आप शीट में से क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और, शीट का हम जो कुछ अच्छे या ढंग के प्रॉब्लम देखेंगे वो तो हम क्लास में डिस्कस कर ही देंगे. बाकी पूरी शीट के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड हो जाएंगे, तो आप यू कैन कंसल्ट देम आल्सो. तो आज का जो होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क अभी बता देता हूँ. शीट की फंक्शन की जो शीट है, आप उसमें एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1,
में फर्स्ट पार्ट से लेकर 6th पार्ट तक ये होमवर्क कर सकते हैं, और आप चाहें तो डू योर सेल्फ 1 भी कर सकते हैं, डू योर सेल्फ 1 भी करें आप, चाहे नहीं करना है भाई, ये डू योर सेल्फ 1 कर लें, और इलस्ट्रेशन मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन भी कर लें। शीट में इलस्ट्रेशंस भी दे रखे हैं डू योर सेल्फ से पहले, तो आप वो इलस्ट्रेशंस भी कर लें। Illustration 1, 2. So that is the homework for today. Exercise 1, 1 to 6 and question number 1, 1 to 6. और मुझे याद है 3, 4, 5, 6 मैं पहले दे चुका हूँ, उम्मीद है वो तो हो ही गए होंगे, बहुत आसान से प्रॉब्लम्स थे। उसमें शायद एक प्रॉब्लम था, मैं एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1 में जो मैंने पिछली बार दिया था, ये दिया है, फिर ये दिया है, यहाँ पर ये 1, 1 लिखा है और यहाँ ये 2 लिखा है, और बोला है कि यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर दिस फंक्शन। तो आप देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो पॉइंट है ये 1 है, तो पहली चीज़ तो ये कैसा फंक्शन होगा, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होगा, क्योंकि ये पीसेस में डिफाइंड होगा। 0 से 1 वो इस पर आउटपुट दे रहा है, 1 से 2 वो इस पर आउटपुट दे रहा है। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करूं तो y - 1 इज इक्वल टू x - 1 1, तो ये आ गया y = x। और अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करूं, ये OA कह देता हूं मैं इसको, तो ये OA की इक्वेशन हो गई। और अगर मैं इसी तरह से OB की इक्वेशन फाइंड करूं, दैट विल बी y - 1 x - 1 1 अपॉन -1, क्योंकि 1 - 0 और 1 - 2, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, so that will be y is equal to ये हो जाएगा 2 - x। तो अगर मैं fx डिफाइन करूं तो fx ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, fx इज इक्वल टू x अगर x 0 से 1 है, एंड अगर x 1 से 2 है, तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - x। एक चीज़ और, इक्वालिटी आप यहाँ लगा दें ऊपर या नीचे लगा दें, क्योंकि ये पॉइंट आप चाहें तो इस लाइन में ले लें या इस लाइन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस फंक्शन। इसी तरह से मुझे लगता है इसका बी पार्ट भी आसान है डिफाइन करना, आप खुद कर लेंगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े आप उन्हें घर जाकर अच्छे से दोहराएंगे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हैं, तो पता नहीं आप कितना समझ रहे होंगे मुझको, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप हर लेक्चर बार बार अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो सर्टेनली आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। एक एक मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे, एक बार में समझ नहीं है तो फिर उसे रिवाइंड करके दोबारा सुने, कोशिश करें कि जब तक समझना है आगे ना बढ़ें। तो एक एक पॉइंट क्लियर करते चलें। मैं बिल्कुल स्क्रैच से चल रहा हूँ, कई लोगों को ये बिल्कुल स्क्रैच से चलना का मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आगे फिर मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप होमवर्क करके आएँ। चलिए, थैंक यू।